नमस्कार दोस्तों, समाचार 9 में आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि आज महाराष्ट्र के विधानसभा की चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुंबई के कलिना विधानसभा क्षेत्र से मौलाना लुकमान सिद्दीकी जी यहां के कैंडिडेट हैं विधानसभा के। अगर उनके बारे में बताया जाए तो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सामाजिक ताने बाने का उनको बहुत बड़ा नॉलेज है। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, उसके उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे ही जानना चाहते हैं उनके बारे में और आगे क्या क्या बातें होती आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपका स्वागत है मौलाना जी। आप मुझे बताइए और हमारे चैनल को बताइए और पूरी जनता को बताइए, आपके बारे में पहले बताइए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मौलाना लुकमान नदवी सिद्दीकी। मैं हाफिज़ भी हूँ और आलिम भी हूँ और मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में। मैं तकरीबन 15 सालों से सोशल फील्ड में काम करता रहा और लगभग 13 साल हो गए हैं मैं पॉलिटिक्स में हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। अब इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी उसने हमें अपना उम्मीदवार बनाया कलिना विधानसभा से। अब इलेक्शन ज़ोरों पर है, तैयारी हो रही है और मुझे उम्मीद है कलिना की जनता इस बार मुझे चुनेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं मौलाना जी, आप सच कहें तो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपने अपनी डिग्रियां ली हैं। आपको कौन सी ऐसी बातें प्रेरित की कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? आज हिंदुस्तान की राजनीति उसने अपना रास्ता बदल लिया है। कल तक जो हिंदुस्तान की राजनीति थी वो लोगों के फ़ायदे के लिए थी, जनता के फ़ायदे के लिए थी, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए थी, ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए थी और इस मुल्क के अमन और उसकी सलामती के लिए थी। लेकिन अब जो राजनीति है पिछले 10 सालों से, बल्कि कुछ और समय से, इस राजनीति ने इस मुल्क के ताने बाने को बिखेर दिया है। इस मुल्क में मोहब्बत को ख़त्म कर नफ़रत को आम कर दिया है। यहाँ का अमन तबाह कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर जो तबाही आई, उस तबाही की जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। वो पार्टियाँ भी हैं जो क्रिमिनल हैं, वो पार्टियाँ भी हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर भी हैं। यहाँ अमन के नाम पर दहशतगर्दी हुई, यहाँ पर इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ। यहाँ पर कोई अदालतें भी ऐसी बाकी नहीं रहीं जिनको सियासत ने और यहाँ के नेताओं ने मुतासिर न किया हो। उन पर भी अपना शबखों मारने की कोशिश की गई। जहाँ तक मुसलमानों की बात कही जाए तो मुसलमानों को तबाह करने में पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, चाहे वो कांग्रेस हो, सेना हो, बीजेपी हो या आज की शिंदे हो। कोई भी सरकार हो, उसने कसर बाकी नहीं रखी। हमने जब देखा कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी हो वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती, दलितों की आवाज़ नहीं उठाती, पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाती। दलितों का नाम वो ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं उनका कोई मसला ऐसा आ जाए जहाँ पर उनको खुल के सामने आना पड़े तो वो पीछे भाग जाते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सच कहें तो अपने आप को मुसलमान भाइयों को नुमाइंदा बताती हैं, पर उनकी जो रिक्वायरमेंट उसमें खरा नहीं उतरी है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लामा इकबाल ने कहा था, है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। लोग समझते हैं कि सितारा जो आसमान चमकता है वो छोटा सा, हालांकि बहुत बड़ा होता है। वही हाल इन पार्टियों का है। वो ऐसा लगता है जैसे हमारी मसीहा हैं, हमारी मसीहाई करेंगी, हमारा काम करेंगी, हमारी मुश्किलात में हमारा साथ देंगी, जबकि वो मुश्किलें खुद पैदा करती हैं। अब उनके समझ में ये नहीं आता है कि वो किसी ने कहा था खुद मसीहा खुद ही कातिल हैं, वो भी क्या करें, ज़ख्म दिल पैदा करें या ज़ख्म दिल अच्छा करें। वो ज़ख्म दिल पैदा कर रही हैं तो अच्छा कहाँ से कर सकेंगी? वही मुसीबतें जन्म देती हैं। एक मरतबा किसी ने कहा था, कांग्रेस के लीडर ने, कि मुसलमानों की मसाइल, उनकी प्रॉब्लम्स कांग्रेस की तरजीहात में शामिल है। मैंने उनसे पूछ लिया, तरजीहात में किस तरह शामिल है? क्या मुसलमानों के लिए मसाइल इशूज पैदा करना शामिल है या पैदाशुदा मसाइल का हल शामिल है? तो मुझ पर नाराज़ हो गए थे, उससे सलमान खुर्शीद साहब। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इनके पास एम्बिशन नहीं है, कोई इनके पास इशूज नहीं बाकी रहे, चाहे वो कोई पार्टी हो। उनके पास सिर्फ इशू बाकी है। एक कहता है हमारे पास नफरत की दुकान है, दूसरा कहता है हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। इनकी दुकान भी खाली है, उनकी दुकान भरी हुई है नफरत से।
इनकी दुकान मोहब्बत से खाली है। ये झूठ और फरेब का और बदनवानियों का, करप्शन का एक दौर है। इस दौर में इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, जो इन अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो साले हैं, जिनके अंदर कुछ करने की सलाहियत है, कुछ क्षमता है, जो इस मुल्क के धारे को इसकी तारीख के धारे को और पॉलिटिकल करप्शन को दूर करना चाहते हैं, उन्हें मैदान में आना होगा। और यही सोच कर मैं उतरा हूँ कि इसकी गुमराही को, इसकी तबाही को जो इस मुल्क में सियासत के जरिए फैलाई जा रही है, हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये और बात है कि हो सकता है कि हम इतनी जल्दी कामयाब ना हो, लेकिन आज हम उतरे हैं, कल कोई और उतरेगा, परसों कोई और उतरेगा। ऐसे ही धीरे धीरे उतरते उतरते यहाँ पर लोग आएंगे मैदान में। हमारी समझ में अब तो यह आ रहा है कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, समाज की नीतियों को और कुरीतियों को आप जानते हैं, पर ऐसा क्यों होते आया है? हमेशा ये मुसलमान भाई जो है हमेशा एक यूज करने का ही एक जरिया रह गया है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। उसने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, उसने अपने वोट को नहीं पहचाना, उसने अपने इत्तेहाद को नहीं पहचाना, उसने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। अगर वो अपनी ताकत और शक्ति को पहचानते तो ये हमारे से कालीना में कह लीजिए संजय पोतनीस जैसे लोग 10 साल तक न रहते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर और 10 साल तक काबिज है वो, क्यों? इसलिए मुसलमान उसको वोट देते आए। तो इसका आप मुख्य जो कारण जो समझते हैं, सिर्फ पार्टियां रहे कि आप खुद क्यों रहे? क्या ऐसा रीजन थी जिसकी वजह से ये लोग हमेशा इस्तेमाल होते आए? एक पार्टी है वो डराती रही, कांग्रेस जो है वो डराती रही भाजपा से कि भाजपा से डरो, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। और मुसलमान ये सोचते रहे भाजपा अगर आ गई तो हमारे खिलाफ बहुत क्रैकडाउन होगा, और भाजपा आए तो उसने क्रैकडाउन किया। और जब क्रैकडाउन किया तो उसके बाद दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी को नजर नहीं आती। कांग्रेस चिल्लाती है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, उसने तिनके का सहारा लिया और तिनका भी टूट गया और डूब गया मुसलमान को डुबोने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ है। तो आप ये बताइए कि आपने आज अपने आप को एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों की भलाई करने के लिए आप मैदान में उतरे हैं, तो आपकी जो महत्वपूर्ण जो कलीना विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऐसे आपने विजन बना के रखा है? कलीना विधानसभा में सबसे पहले तो हम जस्टिस लाएंगे। जस्टिस, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और जाहिर सी बात है जब नाइंसाफी नहीं होगी, लोगों के साथ इंसाफ होगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। यहाँ के लोगों ने चालियों को बर्बाद करने की कोशिश की, एयर इंडिया में, एयर इंडिया कॉलोनी, उसके बाद आगे जो चाली है वहाँ पर संतोष नगर वगैरह में, यहाँ जो बिल्डर आ रहे हैं वो बिल्डर उनसे कहते हैं कि यहाँ पर हम मॉल बनाएंगे, आपको कहीं और हम जगह देंगे रहने के लिए। ये जो यहाँ के लीडर मौजूद हैं, जो MLAs हैं, जो MPs हैं, ये बिल्डरों के साथ मिलकर कलीना के विधानसभा के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर विकास की ज़रूरत है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ धोखा है। नेता आता है, विकास की बात करता है, चला जाता है और 5 साल बाद फिर नजर आता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप ये बताइए, आपकी ऐसी क्या मुख्य 5 जो आपने विकास की चीजें सोच के रखी जो कलीना विधानसभा के लिए लाभदायक होगी? 5 की जरूरत ही नहीं है। 5 तो अगर एक बात कहें कि हम इसके विकास के लिए और यहाँ जस्टिस के लिए हम काम करेंगे, ये 2 ही बातें ऐसी हैं जिसके अंदर सैकड़ों बिंदु आ जाएंगे। 5 बिंदु जरूरत नहीं, जस्टिस और विकास, ये दोनों हम करेंगे। विकास के तरीके अलग होंगे, जस्टिस का तरीका सिर्फ एक ही है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम की मदद करो। और जालिम की मदद यूं है कि उसका हाथ पकड़ लो, जुल्म करने से रोको। हम उसको जुल्म करने से रोकेंगे और जिस पर जुल्म हो रहा होगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यह हमारी महत्वपूर्ण कोशिश रहेगी। और विकास जिस तरह भी मुमकिन होगा, आवाम को तकलीफ पहुंचाए बगैर, उनके फायदे को सामने रखते हुए, अमन को सामने रखते हुए, मुल्क के संविधान को सामने रखते हुए विकास किया जाएगा। आपने कहा कि जस्टिस दिलाएंगे, तो जस्टिस को आप अपने तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि लोगों के साथ क्या इनजस्टिस हुआ है? हम नरेंद्र मोदी भी नहीं, हम योगी भी नहीं हैं कि हम बुलडोजर लेके जस्टिस करने लगे। हमारे यहाँ मुल्क के कानून है, अदालतें हैं, अदालतें जस्टिस करेंगी। हाँ, अदालतों को मूव करने वाले लोग नहीं हैं, हम मूव करेंगे अदालत को। जो फैसला अदालत करेगी वही जस्टिस होगा। अदालतों को हम बताएंगे कि जो लोग यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं
और जो लोग यहाँ पर नाइंसाफी कर रहे हैं उनके खुद ऐसे लोग हैं जो जुल्म का शिकार हैं, जो जुल्म करते हैं वो खुद ही मजलूम होते हैं, क्योंकि एक आदमी प्यासा है वो दूसरे का पानी छीन लेता है। अब इसको प्यासा किसने किया? सरकार ने किया। इसको प्यासा किसने किया? जो यहाँ अथॉरिटी है उसने किया। एक प्यासा दूसरे प्यासे का पानी छीन रहा है, एक शख्स दूसरे पर जुल्म कर रहा है, दूसरे की रोटी छीन रहा है, क्योंकि सरकारों ने उनको गरीब किया, सरकारों ने उनको मजबूर किया। हम उस मजबूरी को दूर करने की कोशिश करेंगे, यही इंसाफ होगा। फिर उसके बाद जो कुछ होगा वो कानून तय करेगा, अदालतें तय करेगी। न हम मोदी हैं, न योगी हैं, न हमारे पास कोई ऐसा बुलडोजर है, न हमारे पास कोई एजेंसियां हैं जो जुल्म को बढ़ावा दें। तो सच कहें मौलाना जी, आपने कहा कि जो इनजस्टिस हो रहा है और जो जस्टिस आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे अगर देखा जाए कि एक रोटी है और एक रोटी खाने के लिए कई लोग हैं, तो वो चीजें कैसे पूरी हो सकती हैं? नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर एक रोटी है तो उसमें 2 लोग खा सकते हैं, मैं समझता हूँ 4 लोग भी खा सकते हैं। कम से कम कुछ न कुछ किसी के पेट में जरूर जाएगा। लेकिन एक आदमी एक रोटी हड़प ले, उसको उठाकर भाग जाए और दूसरे 3 भूखे रह जाएं, ये नाइंसाफी होगी। आप हमें बताइए कि ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी अगर एक जुमले में कहें तो ये अम्बेडकरवादी है। और अम्बेडकरवादी का मतलब ये है कि इस मुल्क में अमन से रहो, अपनी शनाख्त बनाकर रहो, अपनी पहचान बनाकर रहो और अपनी इज्जत के साथ रहो और सब लोग बराबर तरीके से रहो। ये इस अम्बेडकरवादी इसकी विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ हम काम करेंगे। और हमें यकीन है कि कालीना विधानसभा के लोग इस विचारधारा से जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमें कामयाब करेंगे। तो क्या हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप चुनकर आने के बाद मजहब कोई भी हो, समाज कोई भी हो, सबको इक्वालिटी और सबको समान अधिकार और न्याय प्रक्रिया सही मिलेगी? अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, इंसाफ, जस्टिस। जब जस्टिस होगा तभी मुल्क में अमन होगा। और जस्टिस के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, हिंदू होना ज़रूरी नहीं, सिख ईसाई होना ज़रूरी नहीं। जस्टिस के लिए सिर्फ आपके दिल में तड़प होनी चाहिए और आपके सामने संविधान होना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर उनकी टीम का दिया हुआ संविधान है। जब तक ये संविधान है जस्टिस होता रहेगा और जिस दिन ये संविधान के खिलाफ होगा उस दिन जस्टिस खत्म हो जाएगा। और जस्टिस खत्म हो जाएगा तो इस मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, अनारकी फैलेगी तो ये मुल्क टूटने के कगार पहुंच जाएगा और हम अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं होंगे। मौलाना सिद्दीकी जी, आप हमारी जनता को ये बताइए कि आपने बहुजन वंचित आघाड़ी ही क्यों चुना, कि जिसके माध्यम से आप वो सब करना चाहेंगे जो आप चाहते हैं? देखिए, हम कांग्रेस में जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो उसने 70 साल तक 60 साल तक उसने हुकूमत की और ठगा है सबको। भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है, सेना कम्युनल पार्टी है। अगरचे वो सेकुलर कपड़े पहन के मैदान में आई है, अंदर तो उसके वही है। हमारे सामने सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी थी, वंचित बहुजन आघाड़ी, जो समाज के हर तबके में काम करती है। हिंदुओं में काम करती है, मुसलमानों में काम करती है, दलितों में काम करती है, बौद्ध में काम करती है और तमाम सब में काम करती है। ये पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। इस आइडियोलॉजी से बेहतर कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी ही संविधान है और संविधान ही उनकी आइडियोलॉजी है। इसलिए हमने ये इरादा किया कि हम इस आइडियोलॉजी से जुड़ेंगे और इसके ज़रिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आइए आप भी जुड़िए, इस समाज को एक ऐसी राह पर ले चलिए जो राह तरक्की की हो, अमन की हो। इस मुल्क के अंदर हर वो काम कीजिए जो मुल्क के फ़ायदे के लिए हो, इंसानों के फ़ायदे के लिए हो, यहाँ की जनता के फ़ायदे के लिए हो। सच कहें, ये थे मौलाना मोहम्मद लुकमान सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी बातों को सटीक और सही तरीके से रखा। एक स्कॉलर होने के नाते, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते इन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा है, जांचा है, परखा है और इन्होंने अपने तरीके से समाज में एक बदलाव लाने की प्रक्रिया में अपना कदम रख चुके हैं। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन आसिफ के साथ, कलीना, मुंबई।